चैप्टर्स 1789, 1790, 1791, 1792। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1789, जिस पर दोबारा जन्म लेने का शक था हेवनली कोर्ट। युगों से यहां अनगिनत इमॉर्टल हॉल्स बनाए गए थे। सेंट्रल ग्रेट हॉल के पीछे एक ऊंचा टावर था जो सफेद सुनहरे रंग के आभामंडल से ढका हुआ था। यह था रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस, हेवन ओवरसीइंग टावर। हेवन ओवरसीइंग टावर के चारों तरफ हेवनली कोर्ट के कई गू इमॉर्टल्स एक साथ काम कर रहे थे। वो सब बहुत बिजी थे। उनकी कड़ी मेहनत से एक रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन धीरे धीरे अपना रूप ले रहा था। एक गू इमॉर्टल जिसका शरीर एक चट्टान की तरह मजबूत था, फॉर्मेशन के बाहर से देख रहा था। भले ही वो सिर्फ खड़ा था, उससे एक ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो एक विशाल स्तंभ हो जो आसमान को थाम सकता है। ये ड्यूक लॉन्ग था। प्रणाम, ड्यूक लॉन्ग। फेरी ज़ीवे उसी पल वहां पहुंची और ड्यूक लॉन्ग के पीछे खड़ी हो गई। इस वक्त लंग या ब्लेस्ड लैंड फैंग युआन के हाथों में है। इसका मतलब है कि यूएसईवाई रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन की डिटेल्स भी पता हैं। शुरू में हेवनली कोर्ट का रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन के मॉडल पर ही बना था। मैंने उन्हें ओरिजिनल फॉर्मेशन को तोड़कर यूएसईवाई एक दूसरे फॉर्मेशन में बदलने का ऑर्डर दिया है। ड्यूक लॉन्ग ने पलटकर फेरी ज़ीवे का सामना करते हुए कहा। फेरी ज़ीवे के चेहरे पर शर्मिंदगी दिख रही थी। उसने कहा, मैं अपनी ड्यूटीज निभाने में फेल हो गई। उसके बाद पूरी करने से पहले ही ड्यूक लॉन्ग ने यूएसईवाई बीच में टोका। खुद को दोष देने की बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुमने अपने एक्शंस पर जरूर सोचा होगा। जो बीत गया उसी बदला नहीं जा सकता। हमें प्रेजेंट का सामना करना चाहिए और फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए। ड्यूक लॉन्ग ने फेरी ज़ीवे को देखते हुए एक आह भरी। अभी हेवनली कोर्ट ने सिचुएशन कंट्रोल में रखी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। फैंग युआन, रेड लोटस डेमन वेनरेबल का बिछाया हुआ ये मोहरा हमारे प्लान्स को नाकाम करने में कामयाब रहा और चेन और थंडर गोस्ट ट्रू मोना की मौत का कारण बना, और अभी उसने सदर्न बॉर्डर के कई इमॉर्टल्स को भी पकड़ लिया है। भले ही वो सिर्फ रैंक 7 है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन से तरीके इस्तेमाल किए। रिजल्ट हम सबके सामने है। सच्चाई बस यही है। ज़ीवे, तुम इससे कैसे डील करोगी? पिछले जन्म में ड्यूक लॉन्ग ने फैंग युआन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। उसने सोचा था कि वो बस एक छोटी सी परेशानी है। लेकिन अब जब फैंग युआन एक के बाद एक बड़ी जीतें हासिल कर रहा था, ड्यूक लॉन्ग उसके प्रति सतर्क हो गया था। उसने पिछले जन्म की तरह सब कुछ फेरी ज़ीवे पर नहीं छोड़ा। उसी बेचैनी होने लगी थी और उसने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। फेरी ज़ीवे ने एक गहरी सांस ली। उसके पास फैंग युआन से निपटने का प्लान पहले से ही था। उसने शांति से कहा, सबसे पहली चीज है उसकी लोकेशन का पता लगाना। विजडम पाथ के तरीके काफी नहीं हैं। अभी मैंने सदर्न बॉर्डर में 3 रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को उसके निशान ढूंढने के लिए भेजा है। इसके अलावा हमें उसके किलर मूव को काउंटर करना होगा जिसका कोर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल है। यह मूव ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल से ज्यादा खतरनाक है। यह फैंग युआन को अपनी मर्जी से आगे बढ़ने या पीछे हटने की आजादी देता है। मैंने पहले हेचाई फिक्स्ड स्पेस गू के रिफाइनमेंट को सबसे पहले तैयार करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। फिक्स्ड स्पेस गू ल्यू हाओ के पास था, लेकिन वो अब फैंग युआन द्वारा पकड़ा जा चुका था। फेरी ज़ीवे को हेवनली कोर्ट के तरीकों पर पूरा भरोसा था। वो ल्यू हाओ के फिक्स्ड स्पेस इमॉर्टल गू को सेल्फ डेटोनेट करवा सकते थे। अस जरूरी फिक्स्ड स्पेस गू के साथ वो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के किलर मूव से निपट पाएंगे। और तीसरी बात, फेरी ज़ीवे ने रुककर और भारी आवाज में बोलना जारी रखा, हमें उसके स्प्रिंग ऑटम सकाडा से बचकर रहना होगा। मुझे तेजी से शक हो रहा है कि फैंग युआन पहले हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा यूज कर चुका है। वो ऑलरेडी रिबॉर्न हो चुका है। लंग या ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई में हमारी हार इसलिए हुई क्योंकि स्टार कास्ट टूट गया था। ये बहुत ही अजीब बात है। फंग ज्यूगे ने अलग अलग जगहों पर इतने सारे डाउ मार्क्स छोड़े द, तो फैंग युआन ने आखिर उसी एक पर फोकस क्यों किया? वहां पहले से एक फॉर्मेशन सेट करके हमें अंदर आने से रोक दिया। लेकिन मैंने इस पर कई बार डिडक्शंस किए ही पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्लूज बहुत कम हैं। फेरी ज़ीवे ने गहरी सांस छोड़ी। स्प्रिंग ऑटम सकाडा सच में एक प्रॉब्लम है। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया। क्या तुम्हारे पास इससे डील करने का कोई तरीका है? फेरी ज़ीवे ने सर हिलाया। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, क्या हमने पहले हाई डिस्कस नहीं किया था? हम स्प्रिंग ऑटम सकाडा पर किलर मूव बेनेवलेंट इक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बेनेवलेंस गू अभी भी सदर्न बॉर्डर में है। वो पैराडाइज अर्थ के सक्सेसर लू वे यिन के पास है। हाँ, ये सही है, ड्यूक लॉन्ग ने धीमी आवाज में कहा। अगर फैंग युआन स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करता है
तो वो शायद उसी अकेले इस्तेमाल नहीं करेगा, वो शायद एक किलर मूव का इस्तेमाल करेगा। किसी भी पोटेंशियल स्प्रिंग ऑटम सकाडा किलर मूव से निपटने के लिए बेनेवलेंट इक्वालिटी का इस्तेमाल करना सबसे आसान है। बिल्कुल। फेरी जी वेई की एज में पर्पल रोशनी चमकी, इसीलिए मैं जल्द हाइलू वेइन से कांटेक्ट करने का प्लान बना रही हूं। मैं उससे बेनेवलेंस गु उधार लेने के मामले पर डिस्कस करना चाहती हूं। पिछले जन्म में इस वक्त हेवनली कोर्ट शांत और संयमित था, उन्होंने लू वेइन से इतनी जल्दी कांटेक्ट नहीं किया था। लेकिन इंक इफेक्ट के कारण उन्होंने लू वेइन से पहले ही बात करने का फैसला किया। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया जैसे उसके दिमाग में एक ख्याल आया हो। तुम इस मौके का इस्तेमाल ये देखने के लिए करना चाहती हो कि क्या फैंग युआन सच में रिबॉर्न हुआ है? बिल्कुल। अगर लू वेइन हमें माना कर देता है तो फैंग युआन के रिबर्थ इस्तेमाल करने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बेनेवलेंट इक्वालिटी किलर मूव फैंग युआन को काउंटर करता है। लेकिन अगर लू वेइन मान जाता है तो इसका मतलब है कि हम बेनेवलेंट इक्वालिटी का इस्तेमाल कर पाए, इसकी संभावना कम होगी कि फैंग युआन रिबर्थ लेने में कामयाब हुआ। साथ ही हम इस करंट जनरेशन के पैराडाइज अर्थ सक्सेसर के एटीट्यूड को भी परख सकते हैं। फेरी जी वे ने धीरे से कहा। पैराडाइज अर्थ के टॉपिक पर ड्यूक लॉन्ग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और उसने कहा, चलो यही करते हैं। हालांकि अगर लू वेइन हमें उधार देने से माना भी कर देता है तो भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही हम स्प्रिंग ऑटम सकाडा से ना निपट पाएं। जब तक हम सिचुएशन को कंट्रोल में रखते हैं और प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बदमाश फैंग युआन कितनी भी कोशिश कर ले, वो इससे पलट नहीं सकता। टैब रेड लोटस की ताकत और बुनियाद के साथ वो भी आखिर में फेल हो गया, तो ये मामूली सा फैंग युआन क्या चीज है? ड्यूक लॉन्ग ने ये बात बड़े ही शानदार अंदाज में मुस्कुराते हुए कही। फेरी जी वेई थोड़ी हिचकिचाई, उसने पूछा, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई। हमारे हेवनली कोर्ट की इतनी गहरी बुनियाद के साथ हमें स्प्रिंग ऑटम सकाडा से निपटने के लिए गु उधार लेने की क्या जरूरत है? क्या हमारे पास सच में स्प्रिंग ऑटम सकाडा से निपटने के लिए किसी भी तरह के तरीके की कमी है? ड्यूक लॉन्ग की मुस्कान गायब हो गई, इसका कारण शायद रेड लोटस है। टैब, जब हम लड़ रहे थे तो उसने मुझे ये बात खुद बताई थी। उसने कहा था कि रिवर ऑफ टाइम में कई स्टोन लोटस आइलैंड्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, फिर भी उनके बीच एक खास प्रभाव है। सभी स्टोन लोटस आइलैंड्स मिलकर एक इमॉर्टल किलर मूव बनाते हैं, ये उसकी सबसे गर्व वाली रचना है। ये तरीका रिवर ऑफ टाइम के फ्लो को प्रभावित कर सकता है, ये इस दुनिया के सभी जीवों के निशानों को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। रिवर ऑफ टाइम के बिना पूरी दुनिया रुक जाएगी। हजारों जीव सिर्फ बहते हुए रिवर ऑफ टाइम के कारण ही हिलडुल और जी सकते हैं। इसी रिश्ते का इस्तेमाल करके रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने एक महान तरीका बनाया जो आज तक अपना प्रभाव डाल रहा है। सबसे साफ असर यह था कि कोई भी गुवर्म या तरीका जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा को काउंटर करता हो, वो कभी भी हेवनली कोर्ट के हाथ नहीं लगेगा। रेड लोटस के मामले के बाद हेवनली कोर्ट ने अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए सच्चाई को छिपा लिया, जबकि वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा से निपटने के तरीकों को तेजी से ढूंढ और प्लान कर रहे थे। धीरे धीरे हेवनली कोर्ट को कुछ अजीब लगा। कोई भी इमॉर्टल गु जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा को काउंटर कर सकता था, वो जानबूझकर हेवनली कोर्ट को अवॉइड करता था। जो गु इमॉर्टल्स हेवनली कोर्ट में शामिल हुए, उनमें से बहुत कम टाइम पाथ कल्टिवेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये प्रभाव कमजोर हो रहा है। हेवनली कोर्ट ने कुछ ऐसे तरीके हासिल किए हैं जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा को प्रभावित और डिस्टर्ब कर सकते हैं। तुम उन्हें जानती हो, ज्यादातर अभी भी इस्तेमाल के लायक नहीं है। ड्यूक लॉन्ग ने आगे कहा। तो ये बात है। फेरी जी वे का चेहरा शांत था लेकिन अंदर से वो हिल गई थी। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने एक अद्भुत तरीका बनाया था, ये सच में टाइम पथ की सीमाओं से परे था, इसमें फेट की शक्ति का एक अंश था। उसने न सिर्फ फेट गु को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसने फेट को काउंटर करने के लिए फेट की शक्ति की नकल करने के लिए जबरदस्ती टाइम पाथ के तरीकों का इस्तेमाल भी किया। फेरी जी वे ने पल के झपकाए और अपने इमोशंस को शांत किया। आगे मैं ये खबर फैलाऊंगी कि फैंग युआन ट्रिब्यूलेशन से गुजर कर रैंक 8 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मेन वू योंग से बात करूंगी और साउदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट करूंगी, ताकि फैंग युआन के खिलाफ जाने वाले और लोग मिल सकें। और आखिर में मैंने फैंग झेंग को पूरी तरह से नर्चर करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। इस इंसान को हेवनली डाउ ने लाया है, वो फैंग युआन से निपटने के लिए एक क्रूशियल की है। क्या वो इमॉर्टल असेंशन से गुजर चुका है? सेंट्रल कॉन्टिनेंट। खून की बारिश धीमी हो गई जब गुयू फैंग झेंग पहाड़ की चोटी के ऊपर आसमान में तैर रहा था। उसकी हेवन, अर्थ
और ह्यूमन की एक जगह पर कंडेंस हो रही थी। वो कई मुश्किलों से गुजरा था, उसकी तकलीफें उसकी अनमोल दौलत बन गई थी, जिसने उसी तीनों की को सफलतापूर्वक बैलेंस करने में मदद की। फैंग झेंग ने अचानक अपनी एयर खोली, उसने एक गहरी सांस ली और एक रैंक 5 ब्लड पाथ गू को की के इस गुच्छे में फेंक दिया। बूम! एक चौंका देने वाली आवाज उसके चारों तरफ गूंजी, की का गुच्छा फट गया और एक इमॉर्टल एपर्चर में बदल गया। हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड। फैंग झेंग का इमॉर्टल असेंशन सफल रहा, अभी भी बहुत सारी हेवन और अर्थ की बची हुई थी। फैंग झेंग खुशी से झूम उठा, ये हेवन और अर्थ की उसके वाइटल ब्लड पाथ मॉर्टल गू को एक इमॉर्टल गू में बदल सकती थी। फैंग झेंग, जल्दी मुझे अंदर आने दो, मेन ट्रिब्यूलेशन में तुम्हारी मदद करूंगा। फैन शी लियू ने ट्रांसमिट किया, वो फैंग झेंग के पूरे इमॉर्टल असेंशन प्रोसेस की निगरानी कर रहा था। फैंग झेंग ने तेवर चढ़ाए, नाखुशी दिखाते हुए। इमॉर्टल एपर्चर एक गू इमॉर्टल का सबसे प्राइवेट एरिया होता है। फैन शी लियू यूएस में दखल दे रहा था, फैंग झेंग को गुस्सा महसूस हुआ। लेकिन तुरंत फैंग झेंग ने अपनी भुएं ढीली की, उसने इमॉर्टल एपर्चर का दरवाजा खोला और सीधे से कहा, फैन शी लियू, प्लीज अंदर आओ। फैंग झेंग जानता था कि यहां सिर्फ फैन शी लियू हाई नहीं था, उसके इमॉर्टल असेंशन के दौरान अनगिनत एरिया उसी देख रही थी। वो धीरे धीरे अपनी कीमत समझ गया था, वो सिर्फ एक टूल था, उसी फैंग युआन से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा था। एक पाल बाद उसका ट्रिब्यूलेशन खत्म हो गया। फैन शी लियू उसके इमॉर्टल एपर्चर के अंदर था, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। फैंग झेंग, ये एक हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड है। टैब, मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया था और अपने ट्रिब्यूलेशन के दौरान एक बड़ा रिस्क उठाया था, लेकिन मुझे सिर्फ एक मीडियम ग्रेड ब्लेस्ड लैंड हाई मिला था। तुम्हारे इमॉर्टल एपर्चर का साइज कम से कम 5666 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि लिमिट 6000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये जरूर रिवर ऑफ टाइम की एक बड़ी सहायक नदी है, बाहर की दुनिया के कंपैरिजन में टाइम की रेट 1 to 28 है। एक हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड की लिमिट 1 to 30 होती है, फर्क बहुत कम है। उसके टाइम पथ और स्पेस पाथ रिसोर्सेज फैन शी लियू के पास उसके दौर में उससे कहीं ज्यादा थे। हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड्स वाले रैंक 6 गू इमॉर्टल्स एलीट्स होते वो शुरू से ही कम संख्या में थे। और इस ट्रिब्यूलेशन के दौरान तुमने अपने विटल गू को भी असेंड किया, अब तुम्हारे पास 2 ब्लड पाथ इमॉर्टल गू हैं। सेक्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लाया हूं ताकि तुम असेंशन के बाद के सबसे मुश्किल शुरुआती दौर को पार कर सको। फैन शी लियू ने यह कहते हुए अपने इमॉर्टल एपर्चर से बहुत सारे ब्लड पाथ रिसोर्सेज निकाले। इन सभी रिसोर्सेज की बहुत कीमत थी, वो ज्यादातर इमॉर्टल मटीरियल्स ये अनुभवी गू इमॉर्टल फैन शी लियू भी अपनी उनमें जलन और ईर्ष्या छिपा नहीं सका। सेक्ट फैंग झेंग को नर्चर करने में इतनी मेहनत कर रहा था। इन रिसोर्सेज की कीमत एक रैंक 6 अकेले कल्टीवेटर के 100 साल की कमाई के बराबर थी। यहां तक कि फैन शी लियू जिसे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का सपोर्ट था, यूएसईवाई स्टेज तक पहुंचने में 50 साल लग गए थे। ये कहा जा सकता है कि फैंग झेंग बिना कुछ किए हाई एक अमीर रैंक 6 गू इमॉर्टल बन गया था। सेक्ट तुम्हारे लिए इतनी कोशिश कर रहा है, फैंग झेंग, उन्हें निराश मत करना। आखिर में फैन शी लियू ने एक भरी आवाज में कहा। सिर्फ फैन शी लियू के अजीब से एक्सप्रेशन को देखकर फैंग झेंग समझ गया। वो भी हैरान था कि उसे इतना ज्यादा अटेंशन और नर्चरिंग मिल रहा था। उनका मोटिव जो भी हो, मैं आखिरकार एक इमोर्टल बन गया। फैंग युआन, तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क अब इमोर्टल और मोर्टल का नहीं रहा। फैंग झेंग की डिवाइन सेंस ने चारों तरफ देखा, उसने अपने इमोर्टल एपर्चर को देखते हुए गहरी भावनाएं महसूस की। ये मेरा इमोर्टल एपर्चर है, मेरा ब्लेस्ड लैंड, मेरी बुनियाद। इस पल उसी लगा कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा लग रहा था जैसे वो अनंत संभावनाओं से भरा हो। फैंग युआन, भले ही तुम स्ट्रांग हो, फिर भी तुम्हें सेंट्रल कॉन्टिनेंट और हेवनली कोर्ट से भागने पर मजबूर किया गया। तुम सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। उनकी मदद से मेरे लिए तुमसे निपटना नामुमकिन नहीं होगा। भले ही मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। किस्मत लोगों के साथ खेलती है, आखिर में हम दुश्मन ही बनेंगे। यह करंट लाइफ पिछली वाली से अलग थी। फैंग झेंग को बहुत ज्यादा अटेंशन और मदद मिली, उसका इमॉर्टल असेंशन काफी समय पहले हो गया था। पिछले जन्म में हर कोई सदर्न बॉर्डर के अस बुरे सपने के बारे में जानता था, फैंग युआन की शैतानी शक्ति हावी थी। लेकिन अब हेवनली कोर्ट ने अपनी हार के पीछे के फैक्ट्स को छिपा लिया था, जबकि सदर्न बॉर्डर की सिचुएशन अभी तक सबको पता नहीं चली थी। इसलिए गु यू फैंग झेंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चेन यी और थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क मर चुके थे।
उसी नहीं पता था कि सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स सब फैंग युआन द्वारा पकड़े जा चुके थे। इसने उसके इमॉर्टल असेंशन के बाद एक गलतफहमी पैदा कर दी कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो शायद फैंग युआन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और उसका सीधा सामना कर सकता है। चैप्टर 1790 कब्जा कब्जा कब्जा। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर खाली मिनी येलो हेवन के भीतर एक शख्स तेजी से उड़ रहा था। वो अचानक रुका, गू इमॉर्टल्स के एक ग्रुप के सामने उतारकर। यह फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन था। लॉर्ड फैंग युआन, सेक्ट लीडर। इमॉर्टल्स के ग्रुप ने अपना सम्मान व्यक्त किया। उन्हें देखते हुए यिंग वूजी को छोड़कर जो ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में काम कर रहा था, फैंग युआन के सभी सबॉर्डिनेट्स जमा हो गए थे। बाई निंग बिंग, हे लूलैन, फेरी मियाओयेन, लेडी व्हाइट रैबिट, जुअर, बिंग युआन, शीजोंग, शी चेंग और मो टैनसंग, उनके इमॉर्टल ऑरर्स इस जगह फैल गए द। ये सभी टैलेंटेड लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा थे। ये लोग पहले हमले में शामिल द। उन्होंने देखा था कि कैसे फैंग युआन ने सिचुएशन को कंट्रोल किया और साउदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को पकड़ लिया। इसलिए लड़ाई से पहले के मुकबल अब इमॉर्टल्स फैंग युआन को और भी ज्यादा गर्माजोशी और सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। खासकर वो वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स, उनके चेहरों पर मुस्कान थी और उनका एटीट्यूड बहुत पोलाइट था। वो पालतू जानवरों की तरह टेम थे। इन सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। फैंग युआन ने अनपढ़ एक नजर डाली और फिर दूसरी तरफ मट गया। आसमान में एक इमॉर्टल फॉर्मेशन तैर रहा था, जिसे इस गू इमॉर्टल्स के ग्रुप ने कुछ ही समय पहले बनाया था। ऑफ कोर्स, फॉर्मेशन का मेन पार्ट फैंग युआन ने बनाया था। उसने सिर्फ छोटे मोटे हिस्से इन सबॉर्डिनेट्स पर छोड़े थे। फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने धैर्य से ऑब्जर्व किया और फिर संतुष्टि में सर हिलाया। यह फॉर्मेशन आसानी से काम कर रहा था। यह विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन था। इसे लाइट ऑफ विजडम के साथ वुमेन्स हार्ट और अनरावल मिस्ट्री का इस्तेमाल करके दूसरे इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए बनाया गया था। अगर दूसरे व्यक्ति की विल भी होती तो असर और भी शानदार हो जाता। शुरू में फैंग युआन ने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग के इमॉर्टल गू, जिसमें चेंज सोल इमॉर्टल गू भी शामिल था, को रिफाइन करने के लिए मु याओ की नकली विल का इस्तेमाल किया था। इस क्रूशियल इमॉर्टल गू ने फैंग युआन को सिचुएशन पलटने में मदद की। यीटियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान स्पेक्ट्रल सोल से सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू छीन लिया। पिछले जन्म में इस फॉर्मेशन को फैंग युआन ने मॉडिफाई किया था। इसमें बहुत ताकत थी। और इस जन्म में फैंग युआन ने इसे इस्तेमाल करने से पहले बस थोड़ा सा ही बदला, क्योंकि इसका असर काफी था और ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, फॉर्मेशन में आ जाओ, फैंग युआन ने निर्देश दिया। उसके पास खड़े गू इमॉर्टल्स फॉर्मेशन में जाने लगे। उन्होंने फैंग युआन के लिए फॉर्मेशन को कंट्रोल किया, उसके ऑपरेशन को बनाए रखा। फैंग युआन पलटा और अपने पीछे देखा। उसके पीछे एक भ्रम वाला ड्रीम रेल्म था। ये इंद्रधनुषी बादलों के एक बड़े गुच्छे जैसा था। एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी पहले ही बन चुकी थी। फैंग युआन ने यह मूव पिछले जन्म में फंग जिन हुआंग से सीखा था। यह एक परफेक्ट प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी थी जो हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर सकती थी। लेकिन क्योंकि फैंग युआन का सोल कल्टिवेशन अभी भी कम था, वो एक स्प्लिट सोल नहीं बना सकता था। इस प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी को कंट्रोल करने वाली सिर्फ फैंग युआन की विल थी। यह विल लगातार खर्च होती रहेगी जब तक कि ये पूरी तरह से गायब ना हो जाए। ये एक प्रॉपर क्लोन तभी होता जब इसके साथ एक सोल भी होती। इसलिए ये प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी सिर्फ आधा ड्रीम पाथ क्लोन था। लेकिन अभी के लिए ये काफी था। जैसे हाई प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी ड्रीम में घुसी, एक सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल को तेजी से बाहर धकेल दिया गया। क्योंकि वो अभी तक फॉर्मेशन में नहीं घुसा था, फैंग युआन के आसपास के गू इमॉर्टल्स ने देखा और इस शख्स को पहचानते ही उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। लड़ाई के बाद वो खाली नहीं बैठे थी, वो इन कैदियों की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे। इसलिए वो इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। ये यांग क्लैन का गू इमॉर्टल यांगकू है। वो सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में सोल पाथ के टॉप रिप्रेजेंटेटिव एक्सपर्ट्स में से एक है। उसने एक बार अकेले हाई एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स के ग्रुप के घोंसले को तबाह कर दिया था और एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट के पीछे से सफलतापूर्वक बच निकला था। लेडी व्हाइट रैबिट और बाकी लोग बात कर रहे थे। यांगकू का ऊपरी हिस्सा अभी भी ड्रीम रेल्म के अंदर था, जबकि नीचे का हिस्सा ड्रीम रेल्म के बाहर था। फैंग युआन के ने बॉडी ने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड। एक भूतिया हाथ आसमान से उतरा। वो तेजी से यांगकू के इमॉर्टल एपर्चर में चला गया। इमॉर्टल्स के देखते ही देखते कुछ ही सांसों में वो भूतिया हाथ बाहर आ गया। वो फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन के पास से गुजरा और विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन के ऊपर आ गया।
उसकी पांचों उंगलियां खुली और उसने नए चुराए हुए इमॉर्टल गू को फॉर्मेशन में फेंक दिया। ये एक रैंक 7 सोल पाथ इमॉर्टल गू था। इमॉर्टल गू विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन में घुसते ही उसी फॉर्मेशन ने तुरंत घेर लिया और सेंटर में कैद कर लिया। इसे पूरी ताकत से एक्टिवेट करो, फॉर्मेशन के अंदर के गू इमॉर्टल्स चिल्लाए। विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन एक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। गुनगुनाने की आवाजों के बीच विजडम की रोशनी भी यूएस चुराए हुए इमॉर्टल गू पर जमा हो गई। यूएसईवाई तेजी से रिफाइन करते हुए ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड वापस यांगकू के इमॉर्टल एपर्चर में चला गया। कुछ सांसों के बाद वो बाहर आया, एक दूसरा इमॉर्टल गू लेकर। ये इमॉर्टल गू डेवॉर सोल गू था। फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने सर हिलाया। इस इमॉर्टल गू को कोर बनाकर वो आखिरकार किलर मूव डेवॉर सोल इस्तेमाल कर सकता था। ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड ने डेवॉर सोल इमॉर्टल गू को विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन में फेंकने के बाद वो वापस यांगकू के इमॉर्टल एपर्चर में चला गया। अगले 2 बार उसने फिर से इमॉर्टल गू चुराए और आखिरकार यांगकू के सारे इमॉर्टल गू लूट लिए। कुछ अनजान वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने यह देखा और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। क्या फैंग युआन ने पहले हाई ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड को मॉडिफाई कर दिया था ताकि वो हमेशा इमॉर्टल गुहा चुराए? अगर ऐसा था तो ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड पहले से 100 या 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड सच में मॉडिफाई किया गया था। जब फैंग युआन को स्टील लाइफ ट्रू इनहेरिटेंस को समझने में कुछ सफलता मिली तो वो ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड के लिए चोरी का टारगेट स्पेसिफाई करने में सक्षम हो गया। जब तक फैंग युआन टारगेट को अच्छे से जानता था और ये कि उनके इमॉर्टल गू कहाँ हैं, वो हर बार इमॉर्टल गू चुरा सकता था। और इस मामले में फैंग युआन यांगकू के इमॉर्टल एपर्चर के बारे में पूरी तरह से जानता था, क्योंकि पिछले जन्म में उसने गू चुराया था और सोल सर्च किया था। उसने पूरा एपर्चर कब्जा कर लिया था। यांगकू का इमॉर्टल एपर्चर उसके अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में फ्यूज हो गया था। एक पाल बाद फैंग युआन ने यांगकू को उसके इमॉर्टल गू से पूरी तरह लूट लिया। विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसने उन्हें जल्दी से अपना बना लिया। फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने डेवॉर सोल इमॉर्टल गू को ले लिया और यूएस में इमॉर्टल एसेंस डाला। दूसरे गू वॉर्म्स को भी एक्टिवेट किया ताकि किलर मूव डेवॉर सोल बन सके। यह डेवॉर सोल किलर मूव भी मॉडिफाई किया गया था। यह पिछले जन्म से ज्यादा इफेक्टिव था। फैंग युआन ने एक सांस खींची, यांगकू की सोल बाहर खींच आई। एक सोल पाथ गू इमॉर्टल होने के नाते यांगकू की सोल ड्रीम रेल्म से निकलते ही जागने वाली थी, लेकिन फैंग युआन इसके लिए तैयार था। उसने एक सोल पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया और उसी सील कर दिया। इमॉर्टल गू लेने के बाद यांगकू बिना दांतों के शेर जैसा था। उसकी सोल निकालने के बाद यांगकू एक ऐसा शेर था जिसे एक घातक बीमारी हो। आखिरी स्टेप, एपर्चर रिट्रीवल। फैंग युआन ने चिल्लाते हुए अपना किलर मूव एक्टिवेट किया। यांगकू के इमॉर्टल एपर्चर को उसके शरीर से बाहर खींच लिया। इमॉर्टल एपर्चर को जबरदस्ती सील कर दिया गया। वो हल्का ग्रे रोशनी का एक गोला बन गया। बाइनिंग बिंग और 2 दूसरे गू इमॉर्टल्स इस वक्त उठकर वहां आए। फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने ये ग्रे रोशनी बाइनिंग बिंग को गहरी सावधानी के साथ दी और कहा, आगे बढ़ो। उसने सब कुछ पहले ही डिड्यूस कर लिया था। बाइनिंग बिंग ने यांगकू के इमॉर्टल एपर्चर को पकड़ा। वो और बाकी लोग मिनी सदर्न बॉर्डर की तरफ उठ गए। लोकेशन कंफर्म करने के बाद बाइनिंग बिंग ने यूएसईवाई फेंक दिया। यह ग्रे सफेद रोशनी एक खास पहाड़ की चोटी में समा गई। तुरंत हेवन और अर्थ की गड़गड़ाने लगी। ग्रे रोशनी फट गई और बड़ी हो गई। ग्रे रोशनी के बाहर का एरिया चटकने लगा। जब पहाड़ हिलने लगे, एक कान फाड़ देने वाली आवाज आ रही थी। जैसे जैसे ग्रे रोशनी फैलती गई, आखिरकार वो वापस यांगकू के इमॉर्टल एपर्चर के रूप में आ गई। सावधान रहना, बाइनिंग बिंग ने तेजी से चिल्लाया जब उसके पास के 2 इमॉर्टल्स तैयार हो गए। चप चप। सबसे पहले फूलों वाले पंखों वाले सफेद हड्डियों के पंछियों के एक ग्रुप ने कौवे जैसी आवाज निकाली और तेजी से बाहर उठ गए। इसके बाद जमीन हिली और एक जानवरों का झुंड यांगकू के ब्लेस्ड लैंड से मिनी सदर्न बॉर्डर की तरफ हो पड़ा। बाइनिंग बिंग और बाकी सबके एक्सप्रेशन सीरियस थे, लेकिन वो घबराए हुए नहीं थे। बहुत पहले फैंग युआन ने ये सब डिड्यूस कर लिया था। उसने बहुत डिटेल में जरूरी इंतजाम कर लिए थे। तीनों इमॉर्टल्स ने तुरंत एक्शन लिया। बाइनिंग बिंग ने जल्द हाई जानवरों के झुंड को टीटा बितर कर दिया, जबकि फूलों वाले पंखों वाले सफेद हड्डियों के पंछियों को भी एक वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल ने दूसरे एरिया में खींच लिया। यांगकू ब्लेस्ड लैंड का मूल रूप से एक संतुलित इकोलॉजी था। अंदर रहने वाले जीव शांति से रहते थे, लेकिन मिनी सदर्न बॉर्डर में फ्यूज होने के बाद यांगकू द्वारा बनाया गया बैलेंस टूट गया और केओस फैल गया। आम गू इमॉर्टल्स इस वक्त जरूर घबरा जाते, लेकिन फैंग युआन शांत और संयमित था।
उसने अपने गहरे विजडम पाथ अटेनमेंट और अपने पास के गू इमॉर्टल सबॉर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल किया। केओस सिर्फ कुछ देर के लिए ही रहा और फिर गायब हो गया। तीनों इमॉर्टल्स में से एक पीछे रह गया बचे हुए काम को संभालने के लिए, जबकि बाइनिंग बिंग और एक दूसरा वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल मिनी येलो हेवन की तरफ उड़ गए। वापस आते वक्त उन्होंने 3 गू इमॉर्टल्स के एक और ग्रुप को देखा जो एक गुलाबी रोशनी का गोला पकड़े हुए मिनी सदर्न बॉर्डर की तरफ उड़ रहे थे। ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड, विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन, डिवाउर सोल किलर मूव, एपर्चर रिट्रीवल मेथड। गू चुराना, गू रिफाइन करना, सोल को बॉडी से अलग करना, इमॉर्टल एपर्चर को कब्जा करना और केओस को दबाना। फैंग युआन ने इन सभी स्टेप्स को बड़ी सावधानी से अरेंज किया था। ये बहुत आसानी से किया गया। मुख्य रूप से अपने पिछले जन्म के अनुभवों के कारण फैंग युआन इन कैदियों से बहुत परिचित था। कुछ दिनों बाद फैंग युआन ने लगभग सभी कैदियों से निपट लिया, सिर्फ बाशीबा और ल्यू हाओ बचे थे। एक बड़ा काला इंकस्टोन का पहाड़ रॉकमैन के टेरिटरी में ले जाया गया। शीशी चेंग यूएसईवाई देखकर बेहद खुश हुआ। मिनी सदर्न बॉर्डर में दर्जनों पहाड़ अचानक से आ गए थे। कुछ पहाड़ तो सदर्न बॉर्डर में भी मशहूर थे। इंटीरियर रेन माउंटेन, कॉपर सील माउंटेन, बोन बर्ड पीक। रॉकमैन ट्राइब के पहले सुप्रीम एल्डर शीजोंग ने अपने मन में एक गहरी सांस ली। लूटपाट और मारकाट में ही सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स ज्यादातर रिसोर्सेज मिनी सदर्न बॉर्डर में रखे गए, जबकि आधे रिसोर्सेज बाकी 4 मिनी रीजन्स और मिनी 9 हेवंस में बांट दिए गए। सबसे पहले मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में अब एक फैंटम शैडो फ्लावर गार्डन और एक बड़ी उपजाऊ जमीन थी जो अनंत मात्रा में इमॉर्टल फार्मर सॉइल से भरी हुई थी। दूसरे मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स में एक विशाल हेवन पिलर विंड था। तीसरे मिनी ईस्टर्न सी में एक बिल्कुल नया समुद्र क्षेत्र जिसे वेव फ्लावर सी एरिया कहते हैं। चौथे मिनी वेस्टर्न डेजर्ट में दर्जनों हिबिस्कस के पेड़ लगाए गए थे। इस पेड़ की हर शाख एक इमॉर्टल मटेरियल थी। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जीत शियाचा ग्रोटो हेवन का ईयर एसेंस पूल। पिछले जन्म में फैंग युआन को नहीं पता था कि शियाचा के पास ये एसेंस पूल है, उसने खुद एक बनाया था। ये एसेंस पूल्स होने का ज्यादा फायदा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उसने बहुत सारे रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए थे। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ फोर्सेस से फैंग युआन ने जो ज्यादातर रिसोर्सेज वसूल किए थे वो इस ये एसेंस पूल को बनाने में खर्च हो गए। इस जन्म में फैंग युआन ने सीधे शियाचा का ये एसेंस पूल ले लिया। फैंग युआन ईयर बीस्ट्स, एंशिएंट ईयर बीस्ट्स और इमेमोरियल ईयर बीस्ट से परेशान था। उसने तुरंत उन्हें एब ईयर एसेंस पूल में फेंक दिया। इमॉर्टल्स के मन में भावनाओं की विशाल लहरें उठ रही थी। बहुत सारे झटकों और हैरानियों का अनुभव करने के बाद वो सुन्न हो गए थे। फैंग युआन ने इन सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल्स की लगभग सारी जिंदगी की कमाई लूट ली थी। उसने बिना किसी बर्बादी के सब कुछ ले लिया। लॉर्ड फैंग युआन के पास सच में अटेनमेंट लेवल्स की एक कॉम्प्रहेंसिव रेंज है। वो बिना किसी प्रॉब्लम के अलग अलग पाथ्स के इतने सारे इमॉर्टल एपर्चर्स को कब्जा कर सकते हैं। उनका ग्रोटो हेवन शानदार और विशाल है। इतने सारे इमॉर्टल एपर्चर्स को कब्जा करने के बाद भी यह अभी भी इतना स्टेबल और मजबूत है। यह तो सीधे सीधे जानवरों का कत्ल ए आम है। यह गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स सब एक कसाई के हाथों में फंसी मुर्गियों की तरह थे। उनके गले काट दिए गए, उनका खून बहा दिया गया, उनके पंख नोच लिए गए और उन्हें साफ करके काट दिया गया। ये सच में इमॉर्टल्स के पास शब्द नहीं थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फैंग युआन के बड़े पैमाने पर एपर्चर्स कब्जा करने ने उनके दिलों में एक ठंडक सी दौड़ा दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गू इमॉर्टल्स फैंग युआन की नजरों में गू इमॉर्टल्स नहीं थे, बल्कि कत्ल खाने के लिए तैयार पशु थे। यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भी इससे अलग नहीं थे। इसका इन इमॉर्टल्स पर बहुत बड़ा असर हुआ, खासकर वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स पर। वो पहले हमले के दौरान से कहीं ज्यादा हैरान थे। चैप्टर 1791 एक और रूल पाथ रैंक 8 इमॉर्टल गू मिलना। एक इमॉर्टल गू फैंग युआन के सामने तैर रहा था, जिससे रैंक 8 का ऑरा निकल रहा था। यह इमॉर्टल गू एक कोकून जैसा था, लेकिन सफेद नहीं, ये लोहे की तरह बिल्कुल काला था। जब पकड़ा तो इससे एक ठंडा और सख्त धातु जैसा एहसास हुआ। यह था रैंक 8 रूल पाथ इमॉर्टल गू एडिशन। ये खाने के लिए पर्ल थ्रेड वाटर का इस्तेमाल करता था। पर्ल थ्रेड वाटर एक रैंक 8 वाटर पाथ इमॉर्टल मटेरियल था। यह सतह पर एक साधारण साफ पानी की तरह दिखता था, लेकिन अगर कोई अपना हाथ पानी में डाले तो वो पानी के धागे पकड़कर उन्हें पानी से बाहर खींच सकता था। पानी के धागे लंबे और रेशमीदी धागों के साथ मोती जुड़ जाते थे, जैसे वो एक साथ जुड़े हो, एक धागे पर पिरोई मोतियों से बना एक सुंदर हार बनाते हुए। लेकिन अगर धागों को लगातार ऊपर खींचा जाता तो मोती सिकुड़ जाते, जब तक कि सारा पानी लंबे धागों में ना बदल जाता।
इमॉर्टल गू एक अंडाकार काले कोकून जैसा दिखता था, भले ही इसका कोई मुंह या छेड़ नहीं था। जब तक ये 8 दिन और रात तक पर्ल थ्रेड वाटर में डूबा रहता, ये भर जाता। अगला फीडिंग सेशन 80 साल बाद होता। अगले फीडिंग सेशन में 36 साल बाकी हैं। बाशीबा के पास पहले से ही काफी पर्ल थ्रेड वाटर है, बाकी को मेन ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स के साथ ट्रेड कर सकता हूं। फैंग युआन को इस बारे में बिल्कुल साफ पता था, क्योंकि उसने पहले हाई बाशीबा के इमॉर्टल गू और सोल ले लिए थे। बाशीबा के इमॉर्टल एपर्चर में एक झील थी। झील बहुत बड़ी थी और उसमें बड़ी संख्या में एंशिएंट वाटर स्पाइडर्स, द 7 हाइडू इमेमोरियल वाटर स्पाइडर्स, एक नर और एक मादा। पर्ल थ्रेड वाटर इमेमोरियल वाटर स्पाइडर्स का लार था। ये उनके लंबे समय तक पानी में रहने के बाद बना एसेंस था। इसे बूंद बूंद करके जमा होने में बहुत समय लगता था। अगर कोई इसे समय पर इकट्ठा न करे तो एंशिएंट वाटर स्पाइडर्स इस पर्ल थ्रेड वाटर को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पी जाते। एक रूल पाथ गू इमॉर्टल के रूप में बाशीबा के इमॉर्टल एपर्चर में ज्यादातर रूल पाथ का एनवायरनमेंट था। उसने इस झील को बनाने में बहुत मेहनत की थी। इमॉर्टल गू को खिलाना कभी कभी मुश्किल होता था, जैसे कि बाशीबा के पास एक रूल पाथ इमॉर्टल गू था, लेकिन उसका खाना पर्ल थ्रेड वाटर था। इसे खिलाने के लिए बाशीबा को अपने इमॉर्टल एपर्चर में पर्ल थ्रेड वाटर पैदा करने के लिए एक वाटर पाथ रिसोर्स पॉइंट बनाना पड़ा। ये एक रूल पाथ गू इमॉर्टल के लिए आसान नहीं था, लेकिन फैंग युआन के लिए ये कोई इशू नहीं था। उसका मिनी ईस्टर्न सी बहुत बड़ा था। वाटर स्पाइडर्स के यूएस में घुसने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वो एक गांव से शहर आ गए हो। फैंग युआन तो इन वाटर स्पाइडर्स को रहने के लिए पूरा एक समुद्र क्षेत्र दे सकता था। एक बड़ी जगह और एक ज्यादा अनुकूल वाटर पाथ एनवायरनमेंट के साथ यह वाटर स्पाइडर्स बेहतर ढंग से प्रजनन करते और भी ज्यादा संख्या में बढ़ते। फैंग युआन, जिसके पास सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर था, वो मल्टीपल पाथ्स कल्टिवेट कर सकता था। उसी गू पालने में भी बहुत बड़ा फायदा था। बाशीबा के सारे इमॉर्टल गू ले लिए गए थे। उसके पास सिर्फ एक रैंक 8 इमॉर्टल गू था। इसके अलावा कुछ रैंक 7 और 6 इमॉर्टल गू द, उनमें से 2 रैंक 7 इमॉर्टल गू द, वो द 1 और 3 नंबर गू रूल पाथ गू वॉर्म्स की सबसे बड़ी सीरीज द 1, 2, 3, 4, 5, उन्हें अनंत कहा जा सकता था। भले हाईफैंग युआन के पास इतने सारे रैंक 8 इमॉर्टल गू द, सच्चाई ये थी कि एक रैंक 8 गू इमॉर्टल के लिए आम हालात में एक रैंक 8 इमॉर्टल गू होना भी बहुत मुश्किल होता था। बाशीबा के पास एक था, शियाचा के पास 2। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों अपने राइचस पाथ सुपर फोर्स के लीडर्स द, उनकी बुनियाद गहरी थी और अनगिनत इनहेरिटेंसेस थे। आम अकेले कल्टीवेटर रैंक 8s को तो एक रैंक 8 इमॉर्टल गू भी नहीं मिल पाता था। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स के ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू की बैटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। वो नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 डिमोनिक गू इमॉर्टल था, लेकिन उसके पास कोई रैंक 8 गू इमॉर्टल नहीं था। यहां तक कि हेवनली कोर्ट में भी कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स द, लेकिन रैंक 8 इमॉर्टल गू कम द, रेशो बहुत खराब था। पिछले जन्म में जब लॉन्जेविटी हेवन ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया तो एक अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स जाग गए, लेकिन उनके पास इस्तेमाल करने के लिए काफी इमॉर्टल गू नहीं थे। बाशीबा का सबसे कीमती किलर मूव कंसेक्यूटिव हिट मेथड था। अगर वो लगातार 18 हिट्स कर पाता तो बाशीबा अपने लेवल के एक रैंक 8 गू इमॉर्टल को आसानी से मार सकता था। पिछले जन्म में जब वो किंग ये के खिलाफ लड़ा तो यह हेवनली कोर्ट मेंबर इस बात से बहुत सावधान था। उसने यूएससीवाई 18 कंसेक्यूटिव हिट्स करने से रोकने की बहुत कोशिश की। सच कहूं तो फैंग युआन थोड़ा निराश था। उसने शुरू में सोचा था कि क्योंकि बाशीबा कंसेक्यूटिव हिट मेथड में स्पेशलाइज करता है, उसका रैंक 8 रूल पाथ इमॉर्टल गू शायद कंसेक्यूटिव गू होगा, पर सोचा ना था कि वो एडिशन गू निकला। कंसेक्यूटिव गू एडिशन गू से ज्यादा फेमस था। ये अलग अलग सिचुएशंस में ज्यादा प्रैक्टिकल भी था। रैंक 8 कंसेक्यूटिव गू के साथ फैंग युआन यूएसईवाई कई अलग अलग किलर मूव्स को जोड़कर एक कंसेक्यूटिव मूव का इफेक्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। कंसेक्यूटिव मूव किलर मूव्स को इस्तेमाल करने की टेक्निक्स में से एक थी। डू या डू से ज्यादा किलर मूव्स को जोड़कर वो और भी बड़ी शक्ति उत्पन्न कर सकते थे। आमतौर पर सिर्फ गू इमॉर्टल्स के बीच के एलीट्स हाई इसका इस्तेमाल कर सकते थे। उस समय ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के पास ये टेक्निक थी। उसने एंग्री बर्ड और फायर प्रिजन के साथ एक कंसेक्यूटिव मूव बनाया था। इसमें बहुत शक्ति थी। कंसेक्यूटिव मूव्स डिजाइन करने के लिए कम से कम ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल की जरूरत होती थी। ये देखा जा सकता था कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के कंसेक्यूटिव मूव में सिर्फ फायर पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कंसेक्यूटिव गू का इस्तेमाल करके कोई भी अलग अलग पाथ्स के किलर मूव्स को जोड़ सकता था। ये फर्क बहुत बड़ा था। जैसे कि
फैंग युआन का मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन और ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड, या जेड फ्लो पर्ल और स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड, कई सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वो अपनी बैटल स्ट्रेंथ को एक अनोखे लेवल तक बढ़ा सकता था। बाशीबा के इमॉर्टल गू, किलर मूव्स और सोल फैंग युआन ने ले लिए थे, सिर्फ उसका शरीर और इमॉर्टल एपर्चर बचा था। भले हाईफैंग युआन अपने करंट अटेनमेंट लेवल से अपर्चर को कब्जा कर सकता था, उसने ऐसा करने से पहले थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि अपर्चर को कब्जा करने के बाद उसके आने वाले ट्रिब्यूलेशन का समय रिसेट हो जाएगा। ये एक छोटी सी डिटेल थी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट थी। इमॉर्टल एपर्चर्स को कब्जा करना अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, लेकिन बाइनिंग बिंग और बाकी लोग अभी भी बेहद बिजी थे। इस दौरान फैंग युआन ने कई इमॉर्टल एपर्चर्स लूटे और कब्जा किए, उनकी संख्या चौंकाने वाली थी। नए जोड़े गए ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस बहुत ज्यादा थे। भले हाई सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर अभी भी स्टेबल था, इसने इमॉर्टल एपर्चर की इकोलॉजी को गंभीर रूप से प्रभावित किया था, काफी हद तक केओस फैल गया था। बाइनिंग बिंग और बाकी लोग इस गड़बड़ी से निपटने में बिजी थे। पहले उन्होंने इसे ब्रूट फोर्स से दबाया था, अब वो इसे सावधानी से सुलझा रहे थे। कौन सा पहाड़ हटाना है, कौन सी नदी रखनी है, कौन से जानवरों के ग्रुप को रिलोकेट करना है, जबकि कौन से पौधे कल्टिवेट करने हैं, ये सभी मेहनत भरे और लंबे काम फैंग युआन ने डिडक्शंस के जरिए कैलकुलेट किए थे। पूरे अरेंजमेंट में एक परफेक्ट प्लानिंग थी। यह विजडम पाथ मेथड्स होने का फायदा था। नया सेटअप ना सिर्फ इन रिसोर्सेज को ठीक से बढ़ने देगा, बल्कि वो एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। उसने तो फ्यूचर में बाशीबा के इमॉर्टल एपर्चर और बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन को कब्जा करने का भी ध्यान रखा था, उसने उनके लिए पहले से ही जगह एलोकेट कर दी थी। दूसरे पाथ्स के गू इमॉर्टल्स के लिए यह सोचना एक बड़ा सिरदर्द होता, वो इसे इतनी स्पेसिफिकली अरेंज नहीं कर पाते, बहुत सारे रिसोर्सेज बर्बाद हो जाते। आमतौर पर होने वाले नुकसान से कई गू इमॉर्टल्स को बहुत दुख होता था। हालांकि फैंग युआन और भी बिजी था। उसका टाइम पाथ क्लोन और उसका ने बॉडी दोनों हाई दिल से कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी लगता था कि उनके पास काफी समय या एनर्जी नहीं है। फैंग युआन खुद को कई हिस्सों में बांटकर एक साथ मेहनत करना चाहता था। उसका रोल पाथ अटेनमेंट लेवल बढ़ गया था। अटेनमेंट लेवल गू कल्टिवेशन की नींव थी। अटेनमेंट लेवल के बढ़ने से कई चीजें बदल जाती थी, इमॉर्टल में बहुत बड़ा बदलाव आता था, खासकर जब रूल पाथ गू का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकता था। इतने सारे रूल पाथ इमॉर्टल गू मिलने के बाद फैंग युआन को और किलर मूव्स बनाने या उन्हें अपने किलर मूव्स में इंटीग्रेट करना था, वरना वो अपनी मेहनत और प्लानिंग को बर्बाद कर रहा होता। इमॉर्टल एपर्चर मैनेजमेंट को बड़े पैमाने पर उसके सबॉर्डिनेट्स को सौंपा जा सकता था, लेकिन अभी भी कई चीजें थी जो फैंग युआन को खुद करनी थी। किलर मूव्स की ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट पहलू था। बाशीबा का कंसेक्यूटिव हिट मेथड को किनारे रखा जा सकता था, जबकि वो शियाचा के टाइम पाथ मेथड से पहले से ही परिचित था, लेकिन ताओजू के ट्रू इनहेरिटेंस में दो मुख्य मेथड्स जिन्हें फैंग युआन को हर हाल में सीखना था, वो बेहद जरूरी थे। जायंट सुन का ट्रू इनहेरिटेंस, थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस, लॉन्ग हेयर का ट्रू इनहेरिटेंस, वो सभी बेहद गहरे थे। फैंग युआन को हर बार उन्हें समझने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता। जैसे कि जायंट सुन का ट्रू इनहेरिटेंस। फैंग युआन बाशीबा की पहचान डिड्यूस नहीं कर पाया था, जो सदर्न बॉर्डर के ग्रुप में शामिल हुआ था जो उसका पीछा कर रहा था। इसका कारण यह था कि सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ में विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स की कमी नहीं थी, उन्होंने इस राज को अच्छे से छिपा रखा था। जिस चीज ने फैंग युआन को सतर्क किया वो ये था कि उसकी लक किसी कारण से दबाव में महसूस हो रही थी। बाद में लड़ाई के दौरान उसने ध्यान से देखा और आखिरकार बाशीबा के खतरे का पता लगाया। फैंग युआन का लक पाथ कल्टिवेशन बहुत बढ़ गया था, अगर ये पहले होता तो वो इसे महसूस नहीं कर पाता। नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल्स के अलावा फैंग युआन अपने दुश्मनों के खिलाफ लक पाथ मेथड्स का भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सकता था, उसी अक्सर अनापेक्षित रूप से अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। क्योंकि सिर्फ 3 लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंसेस जिन्हें जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अच्छे से अरेंज किया था, वो दुनिया में ज्यादा नहीं फैले। यहां तक कि हेवनली कोड भी उन्हें बिना किसी सफलता के जोर शोर से ढूंढ रहा था। यही हाल सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ का था। दूसरा था थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस। हाल ही में अगर उसी नई समझ ना आती तो फैंग युआन ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड को मॉडिफाई नहीं कर पाता। तीसरा था लॉन्ग हेयर का ट्रू इनहेरिटेंस। भले हाई फैंग युआन के पास क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल था, उसी अभी भी लॉन्ग हेयर के ट्रू इनहेरिटेंस को देखने पर फायदा होता था। दूसरे मामलों को ना देखते हुए गू एज बिफोर के कॉन्सेप्ट पर बहुत प्रोग्रेस हुई, क्योंकि फैंग युआन ने लॉन्ग हेयर के ट्रू इनहेरिटेंस पर कई बार रिसर्च की थी। सच कहूं तो ये पहली बार था जब फैंग युआन को पेट भरने का एहसास हो रहा था,
उसी लग रहा था जैसे उसी इंडिजेशन हो रहा हो। उसका सॉवरन इमोर्टल एपर्चर बहुत स्ट्रांग था, वो कई इमोर्टल एपर्चर्स को अब्जॉर्ब कर सकता था जबकि वो स्टेबल बना रहे। लेकिन उसी बहुत सारी चीजें समझनी थी, मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे किलर मूव्स दी, सीखने के लिए उसके पास बहुत सारे ट्रू इनहेरिटेंसेस थे। इनमें से हर एक ट्रू इनहेरिटेंस एक आम इंसान का फ्यूचर बदल देता, उसके पूरे जीवन को फायदा पहुंचता, यहां तक कि दुनिया के ऑर्डर को भी प्रभावित करता। अभी फैंग युआन के पास बहुत सारे ट्रू इनहेरिटेंसेस थे। रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस, स्पेक्ट्रल सोल का ट्रू इनहेरिटेंस, जायंट सुन का ट्रू इनहेरिटेंस, जेनेसिस लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस, डू थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंसेस, लॉन्ग हेयर का ट्रू इनहेरिटेंस जो इनवेनरेबल इनहेरिटेंसेस के बराबर था, और ताओजू का ट्रू इनहेरिटेंस जो भी काफी पावरफुल था। फैंग युआन के पास अनगिनत इमॉर्टल गूद, उसके पास इतने रैंक 8 इमॉर्टल गूद कि इस दुनिया के लगभग सभी रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को शर्म आ जाए। उसके पास तो रैंक 9 इमॉर्टल गू भी था। और उसके सबऑर्डिनेट्स पिछले जन्म से अलग, इस जन्म में उसके पास कई सबऑर्डिनेट्स थे। उनमें से ज्यादातर एलीट्स द जो एक सुपर फोर्स के आम सदस्यों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। इस स्टेज पर फैंग युआन की जमा पूंजी और बुनियाद पहले ही दुनिया को हिला देने वाले लेवल पर थी। जब तक उसे इन्हें पूरी तरह से प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय मिलता, फैंग युआन की शक्ति रैंक 8 के पीक तक पहुंच जाती। लेकिन उसके पास समय की कमी थी। फैंग युआन अंदर ही अंदर कड़वाहट से मुस्कुराया। पिछले जन्म में उसी पहले ही लगता था कि उसके पास काफी समय नहीं है, लेकिन इस जन्म में ये और भी बुरा था, ये एहसास और भी टेस्ट था। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया, भले ही उसके पास लाइट ऑफ विजडम थी, इस सिचुएशन में उसी कम से कम 100 साल चाहिए थे सब कुछ पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने और इन ट्रू इनहेरिटेंसेस को समझने के लिए, रिसर्च और इनोवेशन करके, ताकि वो अपनी खुद की इंसाइट्स हासिल कर सके और भी बेहतर रिजल्ट्स पैदा कर सके। एक तरफ मैं अपने लिए ज्यादा समय पाने के लिए इमॉर्टल एपर्चर की टाइम रेट को मॉडिफाई कर सकता हूं। दूसरी तरफ मुझे और ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करने और अपने अटेनमेंट लेवल्स बढ़ाने की जरूरत है। मेरे लिए लॉन्ग हेयर के ट्रू इनहेरिटेंस को समझना थीविंग हेवन, जायंट सन और जेनेसिस लोटस के ट्रू इनहेरिटेंसेस के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा आसान था। और आखिर में मुझे और मैनपावर चाहिए, मुझे और क्लोन्स चाहिए। फैंग युआन की उम्मीद भरी नजरों के नीचे कुछ दिनों बाद डांग माउंटेन आखिरकार अपनी पीक कंडीशन में वापस आ गया। ये उसके पिछले जन्म के दौरान से कहीं पहले था। चैप्टर 1792 दुनिया को हिला देना मिनी सदर्न बॉर्डर के अंदर एक क्रिस्टल का पहाड़ ऊंचा खड़ा था। ये पूरी तरह से गुलाबी था और एक सपने जैसी भ्रम वाली रोशनी दे रहा था। ये लेस देन ग्रेटर देन में रिकॉर्ड किया गया हेवन और अर्थ का मशहूर अनोखा डोमेन था, डांग माउंटेन। अभी डांग माउंटेन ने लगभग अपनी पहले जैसी शान वापस पा ली थी, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। पिछले जन्म की तरह फैंग युआन को चिंता थी कि हेवनली कोर्ट के पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के किलर मूव जैसा कोई तरीका हो सकता है। ऑफ कोर्स यह कंप्लीट रेस्टोरेशन के बेहद करीब था, गट्स गू प्रोडक्शन में कमी ना के बराबर थी, फैंग युआन इसे एक्सेप्ट कर सकता था। रैंक 6 रॉकमैन गू इमॉर्टल शी चेंग पहाड़ के सामने पहुंचा। भले ही वो जानता था कि फैंग युआन के पास गट्स गू है, जब उसने इस लेजेंडरी पहाड़ को खुद देखा तो वो बहुत उत्तेजित हो गया। उसकी एड़ी में एक अनोखी रोशनी के साथ जोश चमक उठा। डांग माउंटेन, गट्स गू, वो बड़बड़ाया। गट्स गू का रॉकमे के लिए एक अद्भुत महत्व था। रॉकमैन सभी पुरुष द, उनके शरीर मजबूत और कठोर द जो उनकी सोल पर एक बड़ा बोझ डालते थे। एक रॉकमैन जितना एक्टिव होता, उसकी सोल को उतना ही ज्यादा नुकसान होता। इसलिए रॉकमे अपनी पूरी जिंदगी का 80% सोते हुए और अपनी सोल को पोषण देते हुए बिताते थे। एक बूढ़े रॉकमैन के मरने के बाद उसकी सोल और पत्थर जिसमें वो टूटेटा है, नए रॉकमे बनाते हैं और बूढ़े रॉकमैन की यादों का एक हिस्सा या कुछ इंपॉर्टेंट अनुभव इनहेरिट करते हैं। कुछ मामलों में बूढ़े रॉकमे बहुत ज्यादा सोते हैं और उनकी सोल फाउंडेशन एक हद तक जमा हो जाती है, वो अपने शरीर का एक हिस्सा अलग करके नए छोटे रॉकमे बनाते हैं। इस अनोखे प्रजनन तरीके का मतलब था कि रॉकमैन की सोल उनकी शक्ति की चाबी थी। रॉकमैन की सोल जितनी मजबूत होगी, वो उतने ही ज्यादा रॉकमे पैदा कर सकते थे। हालांकि रॉकमैन वेरिएंट ह्यूमंस द जिनके पास जन्म से हाई अर्थ पाथ डाउ मार्क्स होते द, यह सोल पाथ से टकराता था। इसलिए सोल पाथ के तरीके जो उनकी सोल की शक्ति बढ़ा सकते थे, रॉकमे के लिए बहुत दुर्लभ थे। लेकिन गट्स गू अलग था, यह हेवन और अर्थ के एक अनोखे डोमेन से बनता था। भले ही यह एक मोर्टल गू था, सोल को मजबूत करने की इसकी सहमता गू इमॉर्टल्स तक को प्रभावित कर सकती थी। एक रॉकमैन के इसका इस्तेमाल करने के बाद असर काफी असाधारण होता। उस समय
जब फैंग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल किया था, उसने कुछ रॉकमे भी पाले थे। शी शी चेंग ने डांग माउंटेन को देखा जैसे वो अपनी पूरी रॉकमैन ट्राइब का उत्थान देख सकता हो। उनके पास अब मजबूत बनने का एक तरीका था, वो भला उत्तेजित क्यों ना होता। उसके जज्बात तेजी से बढ़े। उसी लगा कि फैंग युआन को फॉलो करने का फैसला उसके और रॉकमैन ट्राइब दोनों के लिए बेहद समझदारी भरा था। फैंग युआन शी शी चेंग के सभी एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहा था। वो इससे काफी संतुष्ट था। इस बार फैंग युआन ने जानबूझकर शी शी चेंग को गट्स गू इकट्ठा करते समय यहां आने के लिए कहा। ये उसी लालच देने और ये महसूस कराने के लिए था कि फ्यूचर ब्राइट है। जब तक वो फैंग युआन को फॉलो करेगा, उसी एक अद्भुत मात्र में फायदा होगा। कुछ देर बाद शी शी चेंग शांत हुआ और उसने फॉर्मेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फैंग युआन के पास फॉर्मेशन पाथ और सोल पाथ अटेनमेंट था। उसके पास इमॉर्टल गू की कमी नहीं थी। इसके अलावा सोल पाथ कल्टिवेशन अभी सबसे इंपॉर्टेंट था। उसने डांग माउंटेन के चारों तरफ घूमकर एक इमॉर्टल फॉर्मेशन सेट किया। शी शी चेंग को फैंग युआन ने फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने की परमिशन दी थी। फॉर्मेशन गूंजा, एक ग्रे नीली रोशनी निकली। ये कोहरे या धुएं जैसी थी, जल्दी से पूरे डांग माउंटेन को घेर लिया। डांग माउंटेन हल्का सा हिला। गुलाबी क्रिस्टल पहाड़ ने एक हल्की रोशनी छोड़ी जिसने जल्दी से ग्रे नीले कोहरे को गुलाबी रंग में रंग दिया। गुलाबी रंग कोहरे में फैला और जल्दी से पूरे फॉर्मेशन को कवर कर लिया। फॉर्मेशन के अंदर बड़ी संख्या में सोल बीस्ट्स और सोल कॉज थे। गुलाबी कोहरे के असर से सोल बीस्ट्स और सोल कॉज तेजी से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। कुछ देर ऑपरेशन के बाद गट्स गू बनने लगे, सिंगल डिजिट से हजारों तक पहुंच गए। शी शी चेंग ने अपने चेहरे पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया। ये कैसी एफिशिएंसी है। गट्स गू की संख्या अभी भी इतनी तेजी से बढ़ रही है। ये जल्दी 10,000 तक पहुंचने वाली है। यह सोल पाथ फॉर्मेशन स्पेक्ट्रल सोल ट्रू इनहेरिटेंस के कंटेंट्स को मॉडिफाई करके बनाया गया था। साथ हाई फैंग युआन के अपने इमॉर्टल गू के साथ उसने इसे सोल एक्सपेंडिंग मिरियड गट्स फॉर्मेशन नाम दिया था। यह हर बार कम से कम 10,000 गट्स गू पैदा करता था। यह निश्चित रूप से अकेले डांग माउंटेन का इस्तेमाल करने से ज्यादा एफिशिएंट था। ऑफ कोर्स, शर्त यह थी कि उसी 10,000 गट्स गू बनाने के लिए काफी सोल बीस्ट्स और सोल कोर्स चाहिए थे। फैंग युआन ने पहले ही पर्याप्त तैयारी कर ली थी। पहले उसने वेस्टर्न डेजर्ट में ग्रीन गोस्ट डेजर्ट को डेवलप करने के लिए फैंग क्लैन के साथ कोऑपरेशन का अरेंजमेंट किया था। यह बड़ी मात्रा में सोल बीस्ट्स को स्टेबली प्राप्त करने का एक तरीका था। भले हाई फैंग युआन की सोल बीस्ट्स और सोल कॉज के लिए इतनी भयानक भूख थी, ग्रीन गोस्ट डेजर्ट उसकी जरूरतों को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता था। यह डेजर्ट बहुत बड़ा था, इसमें अनगिनत सोल बीस्ट्स ये सच में एक सोल पाथ का विशाल रिसोर्स पॉइंट था। दुख की बात यह थी कि यह डेजर्ट फैंग क्लैन के टेरिटरी में था जो फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करते थे। और किंग चू अभी भी ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के अंदर छिपा हुआ था। यह एक बड़ा खतरा था। जब तक वो वहां रहता, ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में एक घातक खतरा बना रहता। यह एक सुरक्षित जगह नहीं थी। फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन में सोल कॉज खरीदने या सदर्न बॉर्डर के यांग क्लैन से वसूली करने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती। पिछले जन्म में फैंग युआन ने डांग माउंटेन को अब से बहुत समय बाद रिपेयर किया था। रिपेयर करने के बाद भी उसके पास इमॉर्टल एसेंस, सोल बीस्ट्स और सोल कॉज की कमी थी। उसकी प्रोग्रेस बहुत धीमी हो गई थी। इस बार उसने न सिर्फ डांग माउंटेन को जल्दी रिपेयर किया, बल्कि उसके पास सोल बीस्ट्स और सोल कॉज की अच्छी सप्लाई भी थी। इससे उसकी सोल पाथ फाउंडेशन तेजी से बढ़ेगी। फैंग युआन की सोल सीधे सोल एक्सपेंडिंग मिरियड गट्स फॉर्मेशन में चली गई। फॉर्मेशन की मदद से गट्स गू अब्सॉर्ब करने में फैंग युआन ने एक पैल में 10,000 गट्स गू इस्तेमाल कर लिए। गट्स गू का असर इतना साफ था, उसकी सोल एक गुब्बारे की तरह फूल गई। कुछ ही सांसों में एक जायंट बन गई। फैंग युआन की सोल फॉर्मेशन से बाहर उड़ी, पास के लुओपो वैली में पहुंची। बविल्डरमेंट फॉग ने उसकी सोल को ढक लिया और वो ढीली पड़ने लगी। लुओपो विंड ने उसकी सोल को काटा और चीरा। उससे बने GHAAV बेहद दर्दनाक थे। दर्द, दर्द, दर्द। ये दर्द सोल की गहराइयों से उठ रहा था। यह 1000 टुकड़ों में मरने से भी ज्यादा दर्दनाक था। फैंग युआन लगभग पागल होने वाला था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। एक पाल बाद वो एक बुरी तरह से जख्मी सोल के साथ बाहर उड़ा। वापस सोल पाथ फॉर्मेशन में जाकर उसने रिकवर होने के लिए गट्स गू का इस्तेमाल किया और उसका साइज फिर से बढ़ गया। गट्स गू सोल के लिए सबसे परफेक्ट पोषण था, जबकि लुओपो वैली में कल्टीवेशन ने उसकी सोल को स्टील जैसा कठोर बना दिया। सारी अशुद्धियां दूर हो गई। इसी तरह 3 राउंड्स के बाद फैंग युआन की सोल 10 मिलियन मैन सोल तक पहुंच गई।
शी चेंग, जो फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था, सुन रह गया। वो बेहद हैरान था, उसी विश्वास नहीं हो रहा था। डांग माउंटेन और लुओपो वैली सोल कल्टिवेशन के लिए पवित्र स्थल थे, उनकी रेपुटेशन बिल्कुल सही थी। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी, सोचते हुए सबसे मुश्किल हिस्सा आखिरकार खत्म हुआ। पहले, क्योंकि उसकी सोल फाउंडेशन तेजी से खर्च हो रही थी, उसी लगभग दूसरे सोल फाउंडेशन मेथड्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। भले ही ये सोल पाथ मेथड्स बेहतरीन अन सब में कमियां थी, सिर्फ डांग माउंटेन और लुओपो वैली अपने इस्तेमाल में परफेक्ट थे। जैसे कि यह लाइफ स्पैन एक्सटेंशन मेथड्स का लाइफ स्पैन गू के साथ कंपैरिजन करने जैसा था। ओ माय हेवंस! शी चेंग ने गहरी सांस लेते हुए प्रशंसा की। वो आखिरकार रिएक्ट कर चुका था और इस सपने जैसे सच को स्वीकार कर चुका था। फैंग युआन की सोल फाउंडेशन रॉकेट की तरह बढ़ी, इसने लगभग शी चेंग के कॉमन सेंस को तोड़ दिया था, उसकी वैल्यू और लाइफ की समझ भी गहरी उलझन में थी। वो अपने उत्तेजित जज्बातों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था, उसकी उंगलियां कांप रही थी। जब तक हम लॉर्ड फैंग युआन को फॉलो करते हैं और उनके पीछे चलते हैं, हमारी रॉकमैन ट्राइब इस दुनिया के पीक पर जरूर पहुंचेगी। इन डू सोल पाथ पवित्र स्थलों के साथ हमारे पास ऐसी बुनियाद होगी जो पांचों रीजन्स के गू इमोर्टल वर्ल्ड से आगे होगी। शी चेंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फैंग युआन अभी भी संतुष्ट नहीं था। काश मेरे पास पैसिफाइंग सोल सूप होता, वरना मेरी सोल पाथ कल्टीवेशन की स्पीड और भी तेज और भयानक होती। विजडम पाथ कल्टीवेशन 3 पहलुओं पर जोर देता था, थॉट्स, विल्स और इमोशंस। सोल पाथ के भी 3 पहलू स्ट्रेंथनिंग, रिफाइनिंग और पैसिफाइंग द सोल। पहले 2 के लिए कल्टीवेशन के अल्टीमेट मेथड्स वो डांग माउंटेन और लुओपो वैली, जबकि बविचिंग लेक से मिलने वाला पैसिफाइंग सोल सूप सोल को शांत करता था। ये लेस देन ग्रेटर देन में रिकॉर्ड किया गया था। सोल कल्टीवेशन के एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के बाद सोल धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। सोल का एक हिस्सा उठ जाता है और ब्लैंक आउट होने या फिजिकली बेहोश होने जैसी घटनाएं होती हैं। इस समय पैसिफाइंग सोल सूप पीने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फैंग युआन के पास पैसिफाइंग सोल सूप नहीं था, वो इसके बजाय सिर्फ दूसरे मेथड्स का इस्तेमाल कर सकता था। वो उसके दूसरे डू कल्टिवेशन मेथड्स जितने अच्छे नहीं थे। इससे यह भी हुआ कि फैंग युआन सिर्फ कभी कभी हाई सोल पाथ कल्टिवेट कर पाता था। भले हाई एफिशिएंसी पहले ही इस दुनिया से परे थी, शी चेंग लगभग हैरानी से मरने वाला था, लेकिन अगर उसके पास पैसिफाइंग सोल सूप होता तो वो लगभग बिना रुके अनंत काल तक कल्टिवेट कर सकता था। जल्दी का काम शैतान का, फैंग युआन को अस्थायी रूप से अपनी सोल कल्टिवेशन रोकनी पड़ी। ट्रेजर येलो हेवन में एक हंगामा मच गया। हेवनली कोर्ट ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि फैंग युआन जल्द हाई रैंक 8 तक पहुंचने वाला है, वो बहुत जल्द ट्रिब्यूलेशन से गुजर सकता है, वो अपने रैंक 8 ट्रिब्यूलेशन के करीब है। इसके अलावा यह इन्फॉर्मेशन कि फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स को पकड़ लिया है, हेवनली कोर्ट ने यह भी फैला दी थी। फैंग युआन ने टैंस कसा, ये जरूर फेरी ज़ी-वे का काम होगा। पिछले जन्म में फेरी ज़ी-वे ने ऐसा ही किया था, लेकिन वो बाद के समय में था। इस जन्म में फैंग युआन ने तेजी से प्रोग्रेस की और फेरी ज़ी-वे पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। उसने इस तरीके का इस्तेमाल पिछली बार से पहले किया। असल में ये चाल काफी खतरनाक थी। फेरी ज़ी-वे हर असगू इमॉर्टल की ताकत उधार ले सकती थी जो फैंग युआन से डरता था और नहीं चाहता था कि वो रैंक 8 तक पहुंचे। वो उसका पीछा करते और उससे निपटे थे। पिछले जन्म में 5 रीजनल माउंटेन रेंज की लड़ाई के दौरान फैंग युआन ने इसका फायदा उठाया था जब उसने इन गू इमॉर्टल्स के इरादों का इस्तेमाल किया था। अगर सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर ना होता तो मेन फेरी ज़ी-वे के जाल में फंस जाता और वो इस मामले में पहल हासिल कर लेती। फ्लैट जब वो इस तरह की अफवाहें फैला रही है, इसका मतलब है कि उसने अभी तक सॉवरन इमॉर्टल बॉडी का असली राज नहीं खोजा है। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि वो जानती हो लेकिन ना जानने का नाटक कर रही हो। इस तरह की अफवाहें अपनी चालबाज स्कीम की शुरुआत के तौर पर फैला रही हो। फैंग युआन ने विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तेजी से सोचा। एक पल बाद उसकी यूनि में एक तेज रोशनी चमकी। उसने एक नया फैसला लिया। इस मामले में मैं बेकार में इंतजार नहीं करूंगा, चलो तुम्हारे स्टार कास्ट किलर मूव का पर्दाफाश करते हैं, साथ हाई चैन यी और थंडर गोस्ट ट्रू मोना की मौत की खबर भी। फेरी ज़ी-वे ताकत उधार लेने की कोशिश कर रही थी, फैंग युआन भी वही कर रहा था। फैंग युआन के कंपैरिजन में हेवनली कोर्ट चारों रीजन्स के बीच सतर्कता और डर का एक बड़ा स्रोत था। पिछले जन्म में हेवनली कोर्ट के गू रिफाइनमेंट का सामना चारों रीजन्स के हमले से हुआ था। फैंग युआन के इंफॉर्मेशन फैलाने का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इस बार
मैं अपनी बैटल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। आखिरकार मेन सदर्न बॉर्डर के मामले को और नहीं छिपा सकता। जब दुनिया इससे हैरान होने ही वाली है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और उन्हें मुझसे और भी ज्यादा डराते हैं। इस तरह ये बाद में सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से वसूली करने में मेरी मदद करेगा। जैसा कि उम्मीद थी, फैंग युआन और हेवनली कोर्ट ने एक बार फिर एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सपोज की। इससे अनगिनत गु इमोर्टल्स हैरानी से सांस रोकने लगे। इंफॉर्मेशन आग की तरह फैल गई। जल्द ही पूरे गु इमोर्टल वर्ल्ड को इसके बारे में पता चल गया। पूरी दुनिया में टहलका मच गया। चैप्टर एंड।